सोयाबीन से खराब हुई फसलों से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार आगे आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सोयाबीन की खराब फसलों की वजह को तलाशा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किसानों को आखिरकार राहत कैसे दी जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में कई जगह से इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि किसानों की खड़ी फसल सोयाबीन की खराब हो गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी खेतों में जाकर किसानों की इस समस्या को देखा था। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए अब सरकार 2 स्तर पर काम कर रही है। एक तो कृषि वैज्ञानिकों से सलाह मशवरा करके इलाज तलाशा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ किसानों को राहत देने की भी तैयारी है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सामने आए। कमलनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में पिछली सरकार के किसान कर्ज माफी मामले पर 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ ने आज पेन ड्राइव के रूप में उन किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर जारी किए हैं जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ है। साथ ही इस बात की जानकारी भी कांग्रेस की तरफ से दी गई है कि किस किसान का कितनी राशि माफ की गई है। दरअसल बीजेपी के आरोपों पर आज कमलनाथ ने कहा है कि कर्ज माफी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके रिश्तेदार भी कर्ज माफी का फायदा लेने में शामिल हुए हैं। इसके प्रमाण कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ झूठ आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रचार प्रसार की राजनीति कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दरअसल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी पर विपक्ष ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला था। अब जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तब भी बीजेपी कांग्रेस पर कर्ज माफी को लेकर लगातार हमले और यही कारण है कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर किसान कर्ज माफी के आंकड़े पेश करने का काम किया है, ताकि उपचुनाव से पहले किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके कि कांग्रेस सरकार में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। सरकार को चपत लगाकर जीएसटी चोरी करने वालों ने जमकर चांदी काटी है। स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा बीते 17 महीनों की पेश की गई जानकारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का सरकार की आमदनी का जरिया भी यही होता है। देश भर में लागू हुए जीएसटी कानून के बाद यह उम्मीद जताई गई कि अब एक कर के द्वारा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और टैक्स चोरी रोकने में यह फॉर्मूला कारगर साबित होगा। लेकिन हाल ही में स्टेट जीएसटी की रिपोर्ट इन तमाम दावों के उलट ही सामने आई है। जलपुर स्थित स्टेट जीएसटी दफ्तर से पेश की गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है कि विगत 17 महीनों में करीब 190 मामले जीएसटी चोरी के दर्ज किए गए, जिनमें 1 अरब से ज्यादा की राशि टैक्स के रूप में चुराने की कोशिश की गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में 153 ऐसे बोगस फर्म या जिन्हें हम शेल कंपनियां कहें वह उजागर हुए हैं। इन शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों के व्यारे न्यारे किए गए। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के विभिन्न राज्यों में इन शेल कंपनियों से व्यापार कर आदान प्रदान किया गया। स्टेट जीएसटी विभाग के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि टैक्स चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बेहतर हो कि अगर जल्द ऐसे विभाग कोई न कोई नया सिस्टम लाए ताकि टैक्स चोरियां रुक सकें। मध्य प्रदेश में राजस्थान की तर्ज पर अब कांस्टेबलों का ग्रेड पे बढ़ाने की मांग उठने लगी है। 19 विधायकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ग्रेड पे बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश में करीब 1,23,000 पुलिस फोर्स है, जिसमें 70,000 से ज्यादा कांस्टेबल है। हालांकि अभी भी 20,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सालों से मांग उठ रही है, लेकिन इस बार माननीयों ने राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ाने का समर्थन किया है। माननीयों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। इतना ही नहीं, सितंबर में होने वाले विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात भी कही है। 19 विधायकों ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कांस्टेबलों का ग्रेड पे 1900 से 2400 करने की मांग की है। विधायकों ने पत्र में लिखा है कि राजस्थान में ग्रेड पे बढ़ाया जा रहा है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी ग्रेड पे बढ़ाया जाए। अभी तक 18 से ज्यादा विधायकों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इन विधायकों में कांग्रेस के साथ बीजेपी के विधायक भी शामिल है। विधायकों की मांग है कि यदि ग्रेड पे नहीं बढ़ाया जाता है तो सितंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में वो इस मामले को उठाएंगे। सीएम के दौरे से पहले सांबेर की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, जिसमें टूटी फूटी सड़कें,
खस्ता हाल पुल पुलियाँ, कीचड़ भरे रास्ते और अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर बीजेपी सरकार के विकास की हकीकत बताई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह का दौरा कराकर बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के प्रयास में है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की पोल खोलने में लग गई है। सांबेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संभावित दावेदार प्रेमचंद गुड्डू ने क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से अपील की है कि क्षेत्र की समस्याओं के फोटो वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और उन्हें भी भेजें। कांग्रेस अब एक साथ बदहाली की 1000 फोटो जारी कर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से जवाब देने की मांग करेगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि मंत्री तुलसी सिलावट ने जितनी घोषणाएं की हैं, भूमि पूजन किए हैं और काम चालू नहीं हुए हैं, उन सबको एक्सपोज करने के लिए 28 अगस्त को एक बड़े पैमाने पर लाइव कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम पूरे 284 पोलिंग बूथ से लाइव चलेगा, जिसमें मंत्री के विकास के दावों की पोल खोली जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन और प्रदेश में अपने पिछले 15 महीनों के शासन में कुछ नहीं किया, इसलिए इस उपचुनाव में अब जनता इनकी पोल खोलेगी। जल संसाधन मंत्री प्रदेश में सबसे ज्यादा सांबेर में विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के पोल खोल अभियान का जवाब बीजेपी किस अंदाज में देती है। छतरपुर में रात से जारी भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। नदी और नाले उफान पे आने के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर जिले में रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह की नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते धसान नदी उफान पर आ गई और इसी दौरान हरपालपुर के चप्पन गाँव में रेलवे पुल के निर्माण में लगे 3 कर्मचारी बह गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया है। तीनों को नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इधर कठेरा के पास पीएनसी कंपनी 4 लेन सड़क का निर्माण करा रही है, जिससे डाइवर्ट निर्माणाधीन पुलिया बह गई है। इसके चलते छतरपुर से पन्ना का मार्ग बाधित हो गया है। आवाजाही रुकने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। क्षतिग्रस्त पुलिया के ऊपर से पानी जाने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर थे। कई जगह रिप्टों के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन लोग लापरवाही बरतते हुए इन रिप्टों के पास ही घूम रहे थे और बारिश का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं यह लापरवाही उन पर कहीं भारी न पड़ जाए। लेकिन प्रशासन ने भी किसी तरह की वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। प्रदेश से बारिश में हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। कई जिलों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर लोगों की ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो नदी नाले पार करते हुए अपनी जान खुद ही जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही कुछ नज़ारे डिंडौरी जिले से भी सामने आ रहे हैं। डिंडौरी जिले में बारिश से कई जगह बने बाढ़ के हालात में भी लोगों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं, बल्कि उफनते नदी नालों को पार करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला अमरपुर जनपद इलाके का है, जहां रात से हो रही तेज बारिश के कारण खरमेर नदी उफान पर है। अमरपुर से डिंडौरी जोड़ने वाले 2 पुल बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। पुल के करीब 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। हैरत की बात यह है कि नदी नालों को बाढ़ से उफनते हुए देखने के बाद भी पार करने वालों को ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला। आपदा प्रबंधन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिम्मेदार अधिकारी शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद होने से एमपी बोर्ड पहली बार कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई की निगरानी करने जा रहा है। यानी ओपन बुक प्रक्रिया के माध्यम से इस बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन होने जा रहा है। इस आंतरिक मूल्यांकन से न सिर्फ छात्र छात्राओं की पढ़ाई के स्तर की जानकारी मिलेगी, बल्कि शिक्षक किस तरह से छात्र छात्राओं की तैयारी करवा रहे हैं, इसकी भी एमपी बोर्ड अब मॉनिटरिंग करने जा रहा है। एमपी बोर्ड 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन शिक्षण सत्र शुरू करने जा रहा है। छात्र छात्राओं को इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऐप डाउनलोड करना होगा। एमपी बोर्ड ने इस बार कोर्स को 12 यूनिट में बांटा है। एक यूनिट को 15 दिन में खत्म करने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद हर यूनिट के हिसाब से छात्र छात्राओं का बोर्ड मूल्यांकन कराएगा। वहीं ऑनलाइन असेसमेंट के कारण अब शिक्षकों पर नजर रखी जाएगी, यानी शिक्षकों ने किस तरह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई करवाई है, इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग एमपी बोर्ड अब करने जा रहा है। विद्यार्थियों का ये मूल्यांकन ओपन बुक के तहत होने जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं घर पर बैठकर ही परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षाओं से पहले एमपी बोर्ड इस बार आंतरिक मूल्यांकन के जरिए छात्र छात्राओं की कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन कमियों को दूर करके कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के फाइनल के रिजल्ट को सुधार किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस बार
70% नंबर आंतरिक मूल्यांकन के और 30% बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से सब्जियों की आवक कम हो गई है और इसलिए दाम आसमान पर है। राजधानी रायपुर में ही सब्जी मार्केट में जिस तरह से सब्जियों की कीमतों का पता हमने किया, सभी सब्जियों के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं। आम आदमी की पहुंच से सब्जियां बाहर हो गई हैं। जिस तरह से सब्जी में तड़का धनिया का लगता है, धनिया काफी महंगा हो गया है। 200 से 250 रुपए किलो तक धनिया बिक रहा है। वहीं लहसुन का तड़का भी लोगों को महंगा पड़ रहा है। 140 से 150 रुपए किलो तक लहसुन बिक रहा है। बाकी टमाटर, भटा और भिंडी जैसी सब्जियां भी काफी महंगी हो गई है। जिस तरह से सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और इस वजह से सब्जियों की आवक नहीं हो पा रही है और बाहर से ही सब्जियां इस वक्त सप्लाई की जा रही है। लोकल सब्जियों की आवक जब तक मार्केट में नहीं होगी तब तक सब्जियों के दाम इसी तरह से बने रहेंगे, यानी कि लोगों को आने वाले दिनों में भी इसी तरह से महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। बेमेतरा में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने जिला वासियों की चिंताएं बढ़ा दी है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में जहां एक की मौत हो गई तो 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बेमेतरा जिले में अब तक 4 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, तो वहीं भी फिलहाल 46 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय में कोरोना से एक व्यवसायी की मौत होने से हड़कंप मच गए हैं, तो वहीं एक ही दिन में 21 पॉजिटिव मरीज आने से अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। बीते कुछ दिनों में इस पे नियंत्रण लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक के साथ 21 मरीज आने से एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। हमने अक्सर ये देखा है कि माननीय इन सब सोशल मीडिया का पालन करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते और आपके हर कार्यक्रम में नाच गाना हो या भूमि पूजन में जाना हो, हर जगह तमाम कार्यकर्ता को साथ लेकर घूम रहे हैं। वही दूसरी लापरवाही कभी भी देखने को मिली कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के नाम पर हजारों युवकों को अपने कार्यालय में बुला लिया, जिससे वहां पे किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यही कुछ नज़ारा अभी कुछ दिन पहले भी देखने के लिए मिला, जब डीजे संचालकों ने धारा 144 का खुलकर उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जमकर हंगामा बरपाया, जिस पर अधिकारी केवल देखते ही रह गए। यही नहीं, जैसे ही मरीजों की संख्या में बढ़ती है, पुलिस के जवान जरूर दिखावे के लिए चेकिंग के नाम पर कुछ लोगों को मास्क बांटते हुए तो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद में फिर वही हाल दिख जाता है। लगातार कोरोना मरीज मिलने के बाद भले ही अधिकारी और ये माननीय तमाम तरह के नियम कायदों को पालन करने के लिए लोगों को समझाइश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब खुद इनकी बारी आती है तो हमने आपको अक्सर दिखाया है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, इन सब चीज़ों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से जनजीवन जो है बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है और लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दुर्ग जिला कलेक्टर जो है वो पल पल पर निगाहें बढ़ते हुए हैं और अधिकारियों को भी निर्देशित किया है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्व में ही ये घोषित कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर दुर्ग संभाग में भीषण बारिश हो सकती है। लिहाजा पूरे अधिकारी और जो कलेक्टर हैं वो निगाहें बनाए रखे हुए हैं। आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरी क्षेत्र में नज़र बना के रखें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों सहित शासकीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ यदि बात किया जाए तो दुर्ग जिले की शिवनाथ नदी है जो वो लगातार बारिश होने की वजह से उफान पर आ गई है। महमरा एनीकेट के ऊपर से पानी बह रहा है और यहाँ पर पूरी तरह चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी वर्तमान तक की यदि बात किया जाए तो वर्तमान में कई हिस्सों में पानी भरने की स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है और जिस तरह से बारिश का बहाव है, जिस तरह से बारिश तेज हो रही है, यदि इसी तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में विकराल स्थिति निर्मित जरूर हो सकती है। सूरजपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही बीते कल से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां जिले भर में लगातार हो रही बारिश से पुल पुलियों के जलमग्न होने की तस्वीरें सामने आने लगी है, वहीं जिला प्रशासन अब अलर्ट पर है। दरअसल सूरजपुर जिले में बुधवार से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग स्थित महान नदी रपटा पुल जलमग्न हो गया है और सैकड़ों गांवों का आवागमन पिछले 36 घंटों से बाधित है। दूसरी ओर सरगुजा के घुनघुट्टा बांध से बुधवार को 1000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिससे जिले के रेण नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। अभी और जल स्तर बढ़ने की संभावना भी है, जिसे देखते हुए जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिले के तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि नदी किनारे के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को नदी किनारे न जाने के लिए सतर्क करें। साथ ही निचले इलाके मोहल्ले को चिन्हांकित करें और आवश्यक होने पर परिवारों को हटाने के लिए वैकल्पिक भवनों को भी चिन्हांकित करें। वहीं क्षेत्र के जनपद सीओ और पुलिस थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के भी कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देशित किया है।
बहरहाल जिले में हो रही बारिश से उफनते नदी नालों से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर कितना सक्रिय होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। देश का पहला फार्मेसी सेंटर बीते 5 सालों में भी बन करके तैयार नहीं हो सका। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है। मशीनरी और टेंडर प्रक्रिया पर बात अटकी हुई है। बिल्डिंग 60,000 स्क्वायर फीट की है और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खुद यहाँ पर जायज़ा लिया जाता है। पूरी चीज़ें तैयार हैं, लेकिन मशीनरी और टेंडर प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर अभी तक सेंटर की शुरुआत नहीं हो सकी है। अगर यहाँ पर सेंटर की शुरुआत होती है तो लगभग 20 से 30 करोड़ की दवाएं मध्य प्रदेश में खुद बन सकेंगी और तरह तरह की जो विभिन्न जांचें होती हैं, जो विभिन्न बीमारियां हैं, उसके लिए ये दवाएं कामगार सिद्ध होगी। हालांकि 2008 और 9 में इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दोबारा यहाँ पर 2012 और 2013 में 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कुल मिलाकर के इस बिल्डिंग को बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मशीनरी और टेंडर प्रक्रिया अभी तक नहीं पूरी हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम अटका हुआ है और सेंटर की शुरुआत अब तक नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है, इसके बीच इस सेंटर को शुरू करने पर पूरा ध्यान दे रहा है और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पूरी कवायद की जा रही है। जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं, उनकी भी तरफ से ये राय दी जा रही है कि जल्द से जल्द सेंटर को शुरू किया जाए और इसकी शुरुआत भी की गई है। टेंडर्स कॉलेज की तरफ से भेज दिए गए हैं। अब ज़रूरत है इस पर नियुक्ति की जाए और इस सेंटर को शुरू किया जाए, ताकि जो दवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में ही मिल सके। और इसका खास जो सीधा असर पड़ेगा वो ये कि जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी और अब हमारे राज्य को दूसरे राज्यों पे दवाओं के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा अगर ये सेंटर शुरू हो जाता है तो।